हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 20 को, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र और उससे जुड़े हुए कुछ पहलू। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में और शुरू करते हैं हम समझना कि क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्रक और उनसे जुड़े हुए कुछ पहलू। भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्रक, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब वो जो काम कर रहे हैं उनको प्रकृति के हिसाब से हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया मतलब वो सभी काम जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि से जुड़ा काम, जैसे कि पशुपालन से जुड़ा काम। कृषि में या खेती में हम क्या करते हैं? हम मिट्टी का यूज करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं, सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम फसल पैदा करते हैं और उस फसल को फिर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में वो सभी काम आते हैं जिसमें हम सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में वो सभी काम आते हैं जिसमें जो प्राथमिक क्रियाओं में चीजें पैदा हुई है उसका मशीनों के माध्यम से कुछ और चीजें बनाई जाती है, जैसे कि फैक्ट्री, उद्योगों का काम, विनिर्माण का काम। इसके अलावा कुछ बिजली, पानी, इनकी आपूर्ति भी द्वितीयक क्रियाओं में आता है। उदाहरण के तौर से समझते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्रिया में हमने रुई उगाई, कपास उगाया। कपास उगाना प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। कपास को लेके आया जाएगा फैक्ट्री में, फिर उसका धागा बनाया जाएगा, धागे से कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़े को कलर करके फिर सील के उसका टी शर्ट वगैरह कुछ भी और वस्त्र बनाए जाएंगे। तो कपास से ये वस्त्र बनाने के सारे काम क्या कहलाएंगे? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। उद्योग, फैक्ट्री, ये सारे काम आ जाएंगे। तीसरा है तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया में वो सभी काम आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सेवा देते हैं, इनकी सहायता करते हैं। जैसे कि कपास को फैक्ट्री में लाने के लिए हमें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, रेलगाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, ये तृतीयक क्रियाओं में आ जाते हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र भी तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे डॉक्टर का काम है, वकील का काम है, टीचर का, जो शिक्षक है, उसका काम वो तृतीयक क्रियाओं में आ जाता है। तो इन्हीं सब तीन क्षेत्रों के बारे में हमें बेसिक बातें करनी है और भारत के संदर्भ में करनी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करनी है। तो समझते हैं इस बात को। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए, मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए, लोग अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपने कौशल के हिसाब से, अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। अब इन अलग अलग कामों को हम अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। एक एक करके इनके उदाहरण हम पहले देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से काम आएंगे? जो सीधा प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कृषि और उससे जुड़े हुए काम, खेती से जुड़े हुए काम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। मछली पालन करना है, पशुपालन करना है, ये सब किस में आएगा? प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। वानिकी का काम, वानिकी मतलब पेड़ उगाना और पेड़ उगाकर उनसे उत्पाद प्राप्त करना, चाहे फल हो या उसके तने से कोई औषधि आप प्राप्त कर रहे हो, नारियल हो, ये सब वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा। तो वानिकी किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र का एक काम है। खनन और उत्खनन, खनन का काम क्या होता है? जमीन में गहरा खड्डा खोदकर खनिज प्राप्त करना, इंसानों के लिए जो उपयोगी तत्व है वो प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करते हैं हम? खनन का काम करके। और खनन का काम सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए खनन का काम किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में कौन से काम आएंगे? जो इन प्राकृतिक संसाधनों को मशीनों के माध्यम से कुछ और ज्यादा उपयोगी चीजों में बदल देते हैं, जैसे कि विनिर्माण मतलब फैक्ट्री से जुड़ा हुआ काम, उद्योगों से जुड़ा हुआ काम। दूसरा है निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करना, रोड बनाना, मकान बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, ये सब निर्माण कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगे और निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा गैस, पानी और बिजली की आपूर्ति भी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। विनिर्माण, निर्माण तो याद आ जाएगा, बाकी गैस की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें है विनिर्माण। विनिर्माण मैंने बताया आपको, फैक्ट्री है, उद्योग है, ये विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा और विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है।
इसमें हम कच्चे माल का प्रयोग करके कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल, कुछ और ज्यादा उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसको आकार और व्यय के आधार पर लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में बांटा जा सकता है। ये उद्योग छोटे होंगे या बड़े होंगे, इनका आकार क्या है, इसमें पैसा कितना लगने वाला है, उसके आधार पर हम इन्हें लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में बांट सकते हैं। लघु उद्योग के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, इसी प्रकार कपड़े का उत्पादन करने वाली जो छोटी इकाइयां हैं, इसके अलावा प्रिंटिंग का काम, शीशा बनाने का काम, फर्नीचर बनाने का काम लघु स्तर पे होता है, छोटे स्तर पर होता है, तो इनको हम लघु उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, जिसमें हम स्टील या लोहे का उत्पादन करते हैं, मोटर गाड़ियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी कार बाइक बनाते हैं, एल्यूमिनियम से जुड़े हुए उद्योग, ये सब बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी में दूसरा है निर्माण काम, कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे कि आप आवास यानी कि रहने के लिए मकान बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, ये निर्माण कार्य, और निर्माण कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गैर आवासीय इमारत, जिसमें लोग रहते नहीं है, जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस में लोग रहते नहीं है, अपना काम करते हैं। इसी प्रकार स्कूल है, हॉस्पिटल है, इसमें लोग रहते नहीं है, इसमें कुछ काम होता है, सेवा का काम होता है। तो गैर आवासीय इमारत बनाना, सड़क बनाना, पार्क बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, हवाई अड्डे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, इन सभी का निर्माण निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है, और निर्माण कार्य द्वितीय क्रियाओं का हिस्सा है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र बोला जाए या तृतीय क्षेत्र बोला जाए, एक ही बात है। कौन कौन से काम आएंगे, जैसे कि व्यापार तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। व्यापार में किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है, व्यापार में क्या किया जाता है, एक जगह से सामान लाकर दूसरे लोगों को बेचा जाता है, तो यह सेवा क्षेत्र भी कहलाता है या तृतीय क्षेत्र भी कहलाता है। होटल का काम है, नाश्ते के जो जलपान ग्रह है, वो सब किस में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। परिवहन का काम, संचार का काम, संग्रहण का काम, गोदाम बनाकर उसमें चीजों को रखना। अब वहां पर किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, बाकी वो टेम्परेरी समय के लिए उसमें चीजें रखी जा रही है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, मतलब बैंकिंग, बीमा। बैंकिंग बीमा के बारे में हम देख चुके हैं, तो बैंकिंग से जुड़ा काम, बीमा से जुड़ा काम, ये जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा स्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन का काम, जैसे कि हर जिले में एसपी साहब होते हैं या कलेक्टर साहब होते हैं, जिनको हम आमतौर पर इसी तरह से बुलाते हैं, ये प्रशासन का काम देखते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इनकी जो काम है वो किस में आ जाएगा, लोक प्रशासन में, और लोक प्रशासन का काम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बाकी अन्य सेवाएं, जैसे कि नाई का काम है, जैसे कि मोची का काम है, इन सब के काम किस में आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमने देख लिया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से काम आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से काम आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में कौन से काम मुख्य रूप से आ जाते हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं कि इनका अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, क्या महत्व है। प्राथमिक क्षेत्र की भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है और क्या महत्व है, इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र की भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, महत्व है, और तृतीय क्षेत्र की भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका और महत्व है, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला हम प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व के बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का कार्य सबसे प्रधान कार्य है। भाई प्राथमिक क्षेत्र में अलग अलग काम देखें, कृषि, कृषि से जुड़े काम, मछली पालन, पशुपालन, खनन का काम, इन सब में खेती का काम, कृषि का काम सबसे प्रधान है, तथा इसका राष्ट्रीय आय में भी अंश सबसे ज्यादा है। पूरे राष्ट्र की आप आय मिला दो तो प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि का जो प्राथमिक क्षेत्र में अंश है वो सबसे ज्यादा है। प्राथमिक क्षेत्रों द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय आय में अंश सबसे ज्यादा किसका है, कृषि का है। तो देखते हैं एक एक करके राष्ट्रीय आय में अंश। स्वतंत्रता के समय, मतलब 1947 के आसपास की बात है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 50% से भी ज्यादा था। सभी कार्य मिलाकर जितना पैसा पैदा कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय आय, उसमें सबसे ज्यादा किसका था, कृषि का था। हाल के सालों में इसके योगदान में कमी आई है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वर्ष 2009-10 की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 15% था। आजादी के समय 50% से भी ज्यादा था। 2009-10 की बात की जा रही है कि यह 15% आसपास, मतलब राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र मुख्य रूप से उनका राष्ट्रीय आय में अंश बढ़ रहा है। देखते हैं जनसंख्या के सबसे बड़े भाग को भी ये रोजगार प्रदान करती है। सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले
क्षेत्र में कृषि या प्राथमिक क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय हमारी जनसंख्या का लगभग 70% अपनी जीविका अर्जन करने के लिए कृषि और उससे जुड़ी हुई क्रियाकलापों पर निर्भर था। आजादी के समय पूरी जनसंख्या का करीब करीब 70% हिस्सा कृषि और उससे जुड़े कामों में लगा हुआ था। तो सोचिए कृषि रोजगार देने में कितना इंपॉर्टेंट था। वहीं बात करते हैं 2009-10 की। भाई स्वतंत्रता के समय तो हमने देख लिया 70% था। बात करते हैं 2009-10 की, तो भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि में कार्यरत थी। 2009-10 में भी ये करीब करीब जनसंख्या का आधा हिस्सा कृषि से जुड़े काम में लगा हुआ था, यानी कि रोजगार के मामले में इस कृषि का बड़ा योगदान है। इसके अलावा लाखों करोड़ों लोगों को ये भोजन प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से भोजन कहां से पैदा होता है? खेती से, यानी कि कृषि का कार्य लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करता है। ये उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग है जहां पर शक्कर बनती है। शक्कर कैसे बनती है? उसका कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। और गन्ना कैसे उगता है? कृषि में। यानी कि कृषि क्षेत्र जो है वो उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। इसी प्रकार उद्योगों में जूट के अलग अलग सामान बनते हैं, वो सूतली के अलग अलग सामान बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले जूट उगाना पड़ेगा, जो कि खेती के अंतर्गत उगाया जाएगा। इसके अलावा कपड़े कैसे बनाए जाएंगे? कॉटन के कपड़े, कपास के कपड़े, उसके लिए कपास चाहिए। कपास कहां उगेगी? कृषि में उगेगी। तो यानी कि कृषि जो है वो उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। तो कपास का कपड़ा है, वनस्पति, इन उद्योगों को कच्चा माल मुख्य रूप से कृषि से ही प्राप्त होता है। तो ये हमने देख लिया कि प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या योगदान है। देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या महत्व है। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि फैक्ट्री, उद्योग, ये किस में आते हैं? विनिर्माण क्षेत्र में आएंगे। विनिर्माण एक द्वितीयक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा आता है। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय में क्या अंश है इसका, राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। 2009-10 की बात की जाए तो भारत के घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान करीब करीब 28% था। स्वतंत्रता के समय यह केवल 14% था। आजादी के समय इस द्वितीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान कितना था? 14%। लेकिन धीरे धीरे चूंकि सरकार ने इस द्वितीयक क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया तो द्वितीयक क्षेत्र आगे बढ़ा और 2009-10 में इसका राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर करीब 28% हो गया था। देखते हैं रोजगार का कितना सृजन करता है ये द्वितीयक क्षेत्र। लघु उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योग दोनों में संयुक्त रूप से लगभग 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। भाई हमने देखा था कि उद्योग को हम आकार के हिसाब से और व्यय के हिसाब से लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में बांटते हैं। तो लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग दोनों मिलाकर करीब 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मतलब रोजगार के मामले में इसका बड़ा योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का। आधारिक संरचना का सृजन करते हैं। द्वितीयक उद्योग जो है वो आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सृजन करते हैं, जैसे कि निर्माण के काम के माध्यम से। ये जो हम रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बस अड्डे बनाते हैं, हवाई अड्डे बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, वो निर्माण कार्यों के अंतर्गत आ जाएगा और निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और इन सब कामों को हम कहते हैं कि अपनी आधारभूत अवसंरचना आगे बढ़ रही है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। तो ये सब काम कौन करता है? मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं का भी प्रावधान है। पेन कहां बनता है? फैक्ट्री में बनता है। टूथब्रश कहां बनता है? साबुन कहां बनता है? जूते, साइकिल, स्कूटर, कार, टीवी, ये सब कहां बनते हैं? फैक्ट्रियों में बनते हैं। फैक्ट्री किस में आ जाएगा? अपने द्वितीयक क्रियाओं में आ जाएगा। और ये सब चीजें क्या है? उपभोक्ता वस्तु है। एक उपभोक्ता डेली स्तर पर इनका उपभोग करता है। तो यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने में इस द्वितीयक क्षेत्र का बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है, क्या महत्व, क्या योगदान है। सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान देखते हैं। सबसे पहले 2009-10 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% से भी ज्यादा रहा, जो कि कुल के आधे से भी ज्यादा है। यानी कि सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान है। तृतीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान है। तृतीयक क्षेत्र बोले या सेवा क्षेत्र बोले, एक जैसी बात है। जैसे कि परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, होटल है, व्यापार है, पर्यटन का काम है, इसके अलावा इंजीनियर का काम है, डॉक्टर का काम है, वकील का काम है, अध्यापक का काम है, इसके अलावा लोक प्रशासन के काम है। ये सभी काम किस में आएंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और 2009-10 की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान कितना?
55% से भी ज्यादा। कुल है 100%, राष्ट्रीय आय है 100%, और ये तृतीय क्षेत्र अकेला 55% से भी ज्यादा योगदान दे रहा है। मतलब आधे से भी ज्यादा योगदान तो इस सेवा क्षेत्र का है। कहने का मतलब इस तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजगार प्रदान करने में योगदान देखते हैं तृतीय क्षेत्र का। 2009-10 की बात की जाए तो देश में कुल रोजगार स्तर के करीब करीब 29.4% को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है। करीब करीब 30% लोग इस तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में रोजगार के तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे लोग अधिक शिक्षित होते जाते हैं वे सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते जाते हैं, इसीलिए सेवा क्षेत्र में रोजगार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे कोई भी देश विकास करता जाता है, उसके शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, उसके कौशल का स्तर बढ़ता जाता है, लोग सेवा क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। भाई कृषि क्षेत्र में पहले रोजगार ज्यादा था, उसका राष्ट्रीय आय में योगदान भी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कोई देश विकास की तरफ आगे बढ़ता है, लोग सेवा क्षेत्र में ज्यादा जुड़ते जाते हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। साथ ही सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में भी अंश बढ़ता जाता है। साथ ही विदेशों से कोषों को आकर्षित करने में योगदान देता है ये तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। भारत के सेवा क्षेत्र के विकास को देखकर विदेशों से लोग लाभ कमाने के लिए इस क्षेत्र में अधिक धन निवेश करने में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में बहुत सारे काम आते हैं, तृतीय क्षेत्र में बहुत सारे काम आते हैं, और तृतीय क्षेत्र भारत के संदर्भ में बात की जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है। तो लाभ कमा रहा है तो विदेशों के लोग क्या सोचते हैं कि हम भी पैसा इस क्षेत्र में लगाते हैं भारत में आके, ताकि ये जो सेवा क्षेत्र है वो पैसा कमाएंगे तो हमको भी लाभ होगा। तो यानी कि ये सेवा क्षेत्र जो है वो बड़े तौर पर विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं, बाहर का पैसा भारत में लेके आ रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग सेवा है, बीमा सेवा है, व्यापार है, परिवहन है, होटल है। इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से दूसरे देशों के लोग भी पैसा लगा रहे हैं भारत में आके। नेक्स्ट इसका योगदान है निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान। निर्यात मतलब दूसरे देशों को चीजें बेचना, और आयात मतलब दूसरे देशों से चीजें खरीदना। निर्यात, आयात। तो इस सेवा क्षेत्र का निर्यात में भी बड़ा योगदान है। निर्यात का मतलब हमने बता ही दिया है कि डॉलर, यूरो, येन, पौंड आदि दूसरे देशों की जो विदेशी मुद्रा है वो अर्जित करने के लिए विदेशी नागरिकों को कोई वस्तुओं और सेवाएं बेचना। विदेशी नागरिकों को आप कोई वस्तु सेवा बेचते हो और उसके बदले में हम उन देशों की मुद्रा प्राप्त करते हैं, जैसे कि डॉलर प्राप्त कर लेते हैं, येन प्राप्त कर लेते हैं, पौंड, यूरो, उन देशों की मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। तो भारत के सेवा क्षेत्र ने निर्यातों के माध्यम से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस सेवा क्षेत्र ने, इस तृतीय क्षेत्र ने बहुत चीजों का निर्यात किया है, बड़े तौर पर निर्यात किया है, और इनसे हम विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, उनके उदाहरण, और इन तीनों क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, और दूसरे क्या क्या योगदान हो सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए होते हैं और ये एक दूसरे के पूरक और परिशिष्ट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि एक किसान भाई है, किसान भाई क्या काम करेंगे? खेती का काम करेंगे। अब खेती का काम करने के लिए उन फसलों को पानी देने की जरूरत है। अब उनके खेत में एक कुआं है, कुएं में पानी है। इस पानी को निकालने के लिए, इस पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी। अब ये मोटर कहां पे बनेगी? ये फैक्ट्री में बनेगी, ये उद्योगों में बनेगी। और फैक्ट्री और उद्योग किस में आ जाएंगे? द्वितीय क्रिया में आ जाएंगे, 2 नंबर की क्रिया। 2 मतलब द्वितीय नंबर की क्रिया। और किसान भाई क्या काम कर रहे हैं? खेती का काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। अब यहां से मोटर लेके आनी है, मतलब प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रियाओं का आपस में जुड़ाव हो गया है। अब ये मोटर कैसे लेके आएंगे? वो मोटर लाने के लिए उनको बाइक पे जाना पड़ेगा, या बहुत सारी मोटर, इस गांव में जो दुकान होगी वो बहुत सारे मोटर रखेगी, वो कहां से लेके आएंगे? फैक्ट्री से। बहुत सारी मोटर को लाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और ट्रक किस में आ जाता है? तृतीय क्रिया में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ट्रक परिवहन का एक साधन है, और परिवहन किस में आ जाएगा? तृतीय क्रिया में आ जाता है। तो यानी कि किसान भाई को, जो कि प्राथमिक क्रिया में जुड़े हुए हैं, उनको द्वितीय क्षेत्र से मोटर लाने के लिए
तृतीयक क्षेत्र के परिवहन के साधनों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि तीनों ही क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों ही क्षेत्रों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब किसान भाई ने मान लीजिए कि कपास उगाया, रुई उगाई, रुई उग गई है। अब रुई कहां भेजनी है? उद्योगों में, फैक्ट्री में भेजनी है। कैसे भेजेंगे? ट्रक के माध्यम से। ट्रक के माध्यम से भेजिए, वापस आ गया क्या? तीनों ही क्षेत्रों का आपस में योगदान। अब द्वितीय क्षेत्र में इस कपास से इन्होंने क्या बनाया? मान लीजिए कि ये टी शर्ट बनाया, बहुत सारे टी शर्ट बनाए। अब टी शर्ट को बाजार में भेजना है, बाजार में भेजना है, वहां पे व्यापार होगा। तो व्यापार किस में है? तृतीय क्षेत्र में आएगा। यानी कि ये तीनों वापस आपस में जुड़ गए हैं। और भेजेंगे कैसे बाजार में? मुख्य रूप से परिवहन के साधनों के माध्यम से। यानी कि वापस तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का जुड़ाव हो गया है। तो कहने का मतलब, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र होते हैं, मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके अंदर कौन कौन से काम आते हैं, उदाहरण के तौर पे देखें, और उनका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या योगदान है। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज कर ले, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।